अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हो? तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आसवर्ड डाइल्यूशन द। तो सबसे पहले इस सोचे समझे कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो भी वीडियो आते हैं तो स्पेसिफिक उनके एक गोल होता है कि ये इसमें है या नहीं। अब स्टूडेंट की एक स्टेटमेंट का है। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफिनीशन, स्टेटमेंट या और एक्सप्लेनेशन राइटिंग में जो हो, ये सब जिन्नात की जुबान में इसको कहता हो, क्योंकि इससे अगर आपको समझ में ना आए तो इसका क्या फायदा। तो आप पहले चीज को समझे, फिर इसका स्टेटमेंट आसान होती है, डिफिनीशन आसान होती है। तो इसका स्टेटमेंट आप खुद बताएंगे मुझे जब आप इसको समझेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। As for introduction, this law gave us relationship between the concentration of the electrolyte and the degree of dissociation. ये जो ला है, ये रिलेशन शो करता है किस चीज के दरमियान? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है और डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का डिग्री ऑफ डिफ्यूजन से के साथ क्या रिलेशन है। ये जो मैंने आपको राइटिंग की वो भी मैंने इसलिए आपको की कि आप एग्जाम के लिए इसको नोट्स बनाए। अच्छा, ये तो इसकी इंट्रोडक्शन थी कि क्यों ये आई है। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए अगर ये दूसरी बात, ये जो ला है अर्हीनियस थ्योरी पे, जो अर्हीनियस पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ी, अर्हीनियस लॉ, अर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, इस पे डिबेट करते हैं। वहां पे हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस theory, when electrolyte is dissolved in water, there is an equilibrium between the ion and unionized molecule. जब कोई आयंस वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो इस वहां पे एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है आयंस के दरमियान और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के दरमियान। तो वो देख ले कि कब। अब एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर ले कि यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम नहीं लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ये बाद में आपको मैं नोट में भी लिखूंगा, लेकिन पहले से ध्यान में रखिए कि नो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम जिक्र करेंगे, स्ट्रांग का नहीं, क्योंकि स्ट्रांग तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया था कि स्ट्रांग तो ऑलरेडी डिसॉल्व होते हैं सारे के सारे, जिसकी डिग्री ऑफ डिफ्यूजन तो कांस्टेंट होती है, तो कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है उसका क्या ताल्लुक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। चलो देख ले। ए बी जनरल मैं आपको बता, ए बी ए नेगेटिव बी पॉजिटिव में देता है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप देख ले यहाँ पे सी कंसंट्रेशन, सी मोल पर लीटर है ए बी का कंसंट्रेशन, और ये जीरो है, ये जीरो है। आफ्टर सम टाइम एट इक्विलिब्रियम, जब इनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हुआ तो क्या हुआ कि सी माइनस सी अल्फा, यानी सी जितना कंसंट्रेशन है इससे जो कम उतने जितना जो कंसंट्रेशन है इससे 3 इसका कंसंट्रेशन है 3 मोल पर लीटर, और चलो 4 में लूंगा तो फिर आसान हो जाएगा। 4 मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन। अब देख ले यहाँ पे 2 और 2 के दरमियान यहाँ इस तरह इसके दरमियान जो इक्विलिब्रियम हो स्टेबलिश होगा। पहले कितने थे? ये सी कंसंट्रेशन, ये सी जो ये कंसंट्रेशन है सी। जब जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, ये कुछ मॉलिक्यूल जो है वो अनआयनाइज्ड, वो आयनाइज्ड हुई है। आयनाइज्ड मतलब कि वो स्प्लिट हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो ये सी माइनस सी अल्फा, ये जो आयनाइज्ड हुई है, यहाँ पे आयनाइज्ड हुए ना, ये भी आयनाइज्ड मॉलिक्यूल है। तो C2 से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 4 - 2 वही आता है नाम में 2। तो ये इसी तरह यही बात है कि मैंने यहाँ पे 2 तो हमें अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल में लगाए, और ये 4 से जब हम अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल को माइनस कर ले तो ये बाकी जो मॉलिक्यूल रहेगी वो इसकी अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल रहेगी। समझ गए? इसका ये मकसद है कि इक्विलिब्रियम पे यही कंडीशन इक्विलिब्रियम पे फिर क्रिएट होगी। C is the initial concentration of AB. Alpha is the degree of dissociation. According to equilibrium law, equilibrium law के मुताबिक K is equal to A positive, B negative, AB positive. Sorry, AB. ये हमने इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते C अल्फा C माइनस C अल्फा,
फिर यहाँ पे हम इसको C को कॉमन कर लेते हैं, अल्फा पे स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पे C माइनस मैं आपको देखूं कि आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है, C माइनस C हमसे यहाँ से कॉमन कर लेते हैं और 1 माइनस अल्फा, C कट जाएगी, C अल्फा 1 माइनस अल्फा। अच्छा अब आप देख ले K is dissociation constant also represented by KD। इन ये जो K है ये dissociation constant है और इसको हम KD भी कह सकते हैं। KD का मतलब dissociation constant। C अल्फा स्क्वायर वही इतने लिखा। अच्छा अब एक और बात, ये जो अल्फा है डिग्री ऑफ, मैंने आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, वीक डिग्री ऑफ डिसिशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है। क्या लिखा है, डिग्री ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी वेरी स्मॉल। सो तो जब बहुत स्मॉल होती है तो हम निग्लेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे इस कंपैरिजन जब हम कर ले 1 के साथ, ये बहुत बहुत कम होती है, तो इस वजह से हम यह अल्फा निग्लेक्ट करते हैं। जब हम निग्लेक्ट करते हैं तो यह हो गया होगी C अल्फा और अल्फा C स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। अब अल्फा जो है KD अंडर रूट ऑफ KD डिवाइडेड बाय C, ये हमारे साथ इक्वेशन आ गया। अच्छा अब स्टेटमेंट देख ले कि अब ये आपको एक ज़हन में एक मैप बन गया, एक नक्शा बन गया। अब स्टेटमेंट आप खुद देख लेंगे मुझे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिखता हूं। देख डिफिनेशन को भी, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स for a small degree of dissociation, in a weak electrolyte is degree of dissociation of small होती है, the degree of dissociation is inversely proportional to the square root of the initial concentration। यानी इसके साथ square root of the initial concentration ये इसकी inverse proportional है। अगर आप इसको इस तरह से लिख लें कि K पे अपना रूट ले लें और C पे अपना ले लें, तो इस तरह हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देख ले डिग्री ऑफ डिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। यानी जो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे जो मैंने लिखा था इनिशियल AB का इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन जो होगा वो अल्फा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा, मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इसका, तो इतनी ही डिग्री ऑफ डिसिशन ज्यादा होगी। अब हम लिखते हैं कि कहाँ पे, यानी कुछ रूल्स है, ये हर जगह पे जो ऑक्सफोर्ड लॉ है ये अप्लाई नहीं होते। कुछ रूल है जहाँ पे हम कुछ स्टेप्स है, कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई। अब वैलिडिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, यानी ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ को कब अप्लाई होगी, कब एप्लीकेबल होगी। द वैल्यू ऑफ KD इज ओनली कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी मैंने आपको पहले जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था आपको बताया कि सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगी ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। व्हेन कंसीडर जब ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो गई तो KD की वैल्यू भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो गई। अच्छा व्हेन कंसंट्रेशन इज नॉट टू हाई, और दूसरी बात वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे और कंसंट्रेशन भी कम होगा, यानी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। समझ गए। दूसरा कि द वैल्यू ऑफ KD इज नॉट कांस्टेंट फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कांस्टेंट नहीं होगी। ये KD कांस्टेंट है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तब कांस्टेंट होगी जब डाइल्यूशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये बिल्कुल स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे ये एप्लीकेबल भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड लॉ, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पहले ये लिखे ऑक्सफोर्ड लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात कि ये तो एक हो गया, आपने मार्क्स लेने हैं। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड लॉ जो है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डाइल्यूटेड ना तो फिर भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे ये एप्लीकेबल, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा आप ये लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ KD इज नॉट अ कांस्टेंट फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा अब इस सब को पढ़ के आप मैंने एक कंक्लूजन निकाला है, वो ये कि it may be concluded that Oxford law dilution is only applicable for weak electrolytes, not for strong। यही बात है, लेकिन मैंने फिर इस पॉइंट में आपको वाज़ेह कर दी कि ऑक्सफोर्ड लॉ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल है, नॉट फॉर